तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग आ जाइए जी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है। ठीक है, पहला प्रश्न है और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, कैरियर परिवार हमारे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि 9 बजे से आपको डेली मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप आराम से इसको फ्री में देख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ का थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। है ना, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन होंगे। ठीक है, क्योंकि भारत आजाद हुआ था 1947 में और उसी टाइम पाकिस्तान अलग भी हो गया था आपका। तो पाकिस्तान के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था, क्या नाम था, लियाकत अली खान। जी हाँ, लियाकत अली खान नाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। और देखिए, लियाकत अली खान जो थे ये कब से कब तक थे, इनका जो कार्यकाल था वो 14 अगस्त 1947 से, आप नोट भी कर सकते हैं, इनका जो कार्यकाल था 14 अगस्त 1947 से लेकर के 16 अक्टूबर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा था। और अगर पूछा जाए आपसे तो प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है, अगर पूछे कि पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जिन्ना, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे प्रथम राष्ट्रपति पाकिस्तान के। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था जिन्ना साहब का, तो इनका भी जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 सितंबर 1948 तक था आपका। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर की, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया प्रश्न है दक्षिण गंगा। एक तो पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, एक पूछेगा दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा कहा जाता है आपको गोदावरी नदी को। ठीक है, दक्षिण गंगा सिर्फ आपको क्वेश्चन में पूछे तो आपको गोदावरी टिक करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे दोस्तों तब आपका क्या होता है, आपका कावेरी नदी, है ना, तब हो जाता है आपका कावेरी नदी। ये दोनों सवाल बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। याद रखिएगा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी की अगर निकलने की बात किया जाए तो ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है, और नासिक जिला में ही एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहीं से निकलती है आपको गोदावरी नदी। और महाराष्ट्र होते हुए ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखिएगा। एक नर्मदा नदी, जो अगर बात करें नर्मदा नदी, तो देखिए गोदावरी के बारे में क्वेश्चन और पूछेगा, ये तो दक्षिण गंगा हो गया। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी ही है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत, एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की वो सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी, है ना। पश्चिम दिशा में बहने वाली इस प्रायद्वीपीय भारत की वो नर्मदा आ जाता है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है ना। नर्मदा नदी वैसी नदी है जो आपको डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है। और एक ताप्ती नदी भी दोस्तों, ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी ज्वारनद मुख बनाती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती है ना। ये दोनों नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इथियोपिया का पुराना नाम क्या है। बताइए, इथियोपिया का पुराना नाम आपसे पूछ रहा है। तो इथियोपिया का पुराना नाम जो है वो है अबिसिनिया। क्या नाम था इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम था दोस्तों अबिसिनिया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए, इथियोपिया जो है ना, ये किस महादेश में आता है, अगर महादेश आपसे पूछे तो अफ्रीका महादेश में, है ना। किस महादेश का देश है इथियोपिया, तो अफ्रीका महादेश का एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, ठीक है, इसकी राजधानी, क्योंकि इसका पुराना नाम था आपका अबिसिनिया, और अगर पूछे कि इथियोपिया की राजधानी कहाँ है तो इसका राजधानी है आरडस अल्वा, है ना, आरडस अल्वा इसकी राजधानी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीप कौन सा है। देखिए, द्वीप कहते किसको है दोस्तों, वैसे भूखंड जिसके चारों ओर क्या हो, पानी ही पानी हो, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं,
है ना। वैसे भूखंड जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो, पानी ही पानी हो, उसी को कहते हैं द्वीप। जैसे कि लक्षद्वीप, है ना, आपको मालदीप, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप, तो ये सारे द्वीप हैं जिसके चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है, इसको कहेंगे आपको द्वीप। तो संसार का कह रहा है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वो है आपका ग्रीनलैंड। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। और ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखना है डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। किसका अधिकार है, डेनमार्क का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर, कि किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एक भी सवाल छूटा भैया तो समझिए आपका रिजल्ट रुक गया, है ना। तो छोड़ना नहीं है, एकदम पूरे बने रहना है। तो बताइए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछ रहा है जल विद्युत परियोजना। देखिए जल विद्युत परियोजना क्या है, जैसे कि नदी के ऊपर बांध बना करके जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जाती है। जल विद्युत परियोजना को ही कह सकते हैं क्या, बहुउद्देशीय परियोजना भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बांध बना करके यहाँ से विद्युत उत्पादन करते हैं, तो इसको जल विद्युत परियोजना कहेंगे। बांध बना दिया गया तो ये सड़क का भी काम करेगा, बांध बना दिया गया दोस्तों तो ये पर्यटक का भी काम करता है, बांध बना दिया गया तो ये मछली पालन का भी कार्य करता है, यहाँ से बहुत सारे नहरें निकल जाती है, सिंचाई का व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो वो थी आपका भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा, है ना। जल विद्युत अगर कहे तो ये हो जाएगा भाखड़ा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो वो थी आपका डीवीसी, है ना। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, अगर ये पूछे क्वेश्चन तो वो हो जाता आपका डीवीसी। लेकिन जल विद्युत परियोजना अगर कहे तो आपको भाखड़ा नांगल बताना है। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर था दोस्तों, तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना था आपका सतलुज नदी पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, ठीक है। और भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना था वो था आपका डीवीसी, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन जिसको कहा जाता है। ये दामोदर नदी पर बनाया गया था आपको झारखंड में, आपको इसको ध्यान रखना है। डीवीसी का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में शक्कर का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। शक्कर की बात कर रहा है, चीनी की बात कर रहा है, तो सबसे अधिक अगर चीनी की हम बात करें तो वो देश जो है सबसे अधिक उत्पादन जो होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्यूबा, है ना। क्यूबा आंसर हो जाएगा। क्यूबा को दोस्तों आपको चीनी का कटोरा भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चन पे पूछेगा कि चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, तो चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों वो है क्यूबा देश को, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है। बताइए प्रूडेंशियल कप जो है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है या गोल्फ है। प्रूडेंशियल कप जो दिया जाता है जीतने के बाद तो ये दिया जाता है आपको फुटबॉल में। फुटबॉल में दोस्तों एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर होते हैं। गोल्फ में कितने प्लेयर होते हैं, है ना, गोल्फ में कितने प्लेयर होते हैं, जल्दी से आप बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर की वीनू माकंड किस खेल से संबंधित है। बताइए वीनू माकंड जो है दोस्तों, है ना, इनका पूरा नाम है वीनू हिम्मत लाल माकंड जो है, ये किस खेल से संबंधित है भाई, तो ये है आपके क्रिकेट से संबंधित। किस खेल से है, ये क्रिकेट से संबंधित है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और इनको जो वीनू माकंड है इनको दोस्तों 1973 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, और ये गुजरात से रिलेटेड है आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 कि नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि नर्मदा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली, है ना, सबसे लंबी नदी है। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये गिरती कहाँ पर है, तो खंभात की खाड़ी में, और ये डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, तो ज्वारनद मुख बनाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पोलो खेल का प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ था। पोलो, देखिए एक तो पूछेगा पोलो और एक पूछेगा वाटर पोलो, है ना, एक जमीन पर भी होता है एक पानी में भी होता है। तो पोलो खेल का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपको मणिपुर से। कहाँ हुआ था? मणिपुर से होता है। पोलो का जो खेल है दोस्तों, इसको राजशाही खेल भी कहा जाता है और ये घोड़ा पर बैठ करके मारा जाता है बॉल को और इसको गोल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 11 नंबर की विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्वनाथ आनंद जो है दोस्तों ये खेलते हैं शतरंज। क्या खेलते हैं? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। और विश्वनाथ आनंद 2003 में दोस्तों फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज खिलाड़ी बने और वह अपने समय के ड्रीड खिलाड़ी माने जाते हैं। ठीक है, और 1988 में विश्वनाथ आनंद ये भारत के ग्रैंड मास्टर भी बने थे। ठीक है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी दोस्तों ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जिताई थी। और ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है भारोत्तोलक, है ना, यानी कि जो वजन उठाने वाला होता है ये है भारोत्तोलक से कर्णम मल्लेश्वरी। और ये भारत की पहली महिला भारोत्तोलक है जो ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है भारत की। याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 13। किस खेल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए संतोष कप दिया जाता है। देखिए संतोष ट्रॉफी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी जो दिया जाता है दोस्तों ये दिया जाता है आपको फुटबॉल में। किसमें मिलता है? फुटबॉल में मिलता है। याद रखना है संतोष कप। संतोष कप के अलावे भी बहुत सारे जो ट्रॉफी हैं जैसे कि DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, VC राय ट्रॉफी, सुब्रतो कप, सर आशुतोष कप, ये जितने सारे कप जो दिए जाते हैं सब फुटबॉल के ही क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है। तो अवधि कितना होता है ये आपको बताना है। कितना देर का ये मैच होता है दोस्तों। फुटबॉल जो मैच होता है ये टोटल 90 मिनट का होता है। ठीक है, कितने होते हैं? तो ये 90 मिनट का फुटबॉल चलता है जिसमें खेलों की संख्या मतलब खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों एक पक्ष में। अगला है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन, है ना, तो उज्जैन जो है दोस्तों ये है आपको क्षिप्रा नदी के तट पर, इसको कहते हैं शिप्रा नहीं क्षिप्रा नदी, है ना। उज्जैन पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में दोस्तों और ये किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी कहा जाता है इसको। ठीक है, पहले जमाने में इसको उज्जैनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट जहां एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है किस देश में स्थित है। देखिए अंकोर वाट का मंदिर नाम आप सुने होंगे, है ना, अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट जो है दोस्तों जहां एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है ये किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा कंपूचिया, है ना, इसको कहते हैं कंपूचिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा कंबोडिया भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए भैया आंसर हो गया आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 17 नंबर की सारनाथ गंगा तट पर बसे किस शहर के निकटतम है। देखिए सारनाथ जो है दोस्तों जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिए थे सारनाथ में, जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ गए? सारनाथ गए। जो सारनाथ है ये कहाँ है? तो वाराणसी के पास है। ठीक है, वाराणसी से लगभग ये 8 किलोमीटर दूर पड़ता है दोस्तों। ठीक ना, वाराणसी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 नंबर
कि पंचशील का सिद्धांत सबसे पहले निम्नलिखित के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। तो पंचशील का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था भाई? पंचशील का सिद्धांत जो दिया गया था, ये दिया गया था किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में लागू किया गया था। ठीक है, पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टार्टिंग में ये लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर कि 1 रुपये के नोट को छोड़ शेष नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए। 1 रुपये के नोट पर देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो 1 रुपया का नोट होता है ना, उस पर कौन हस्ताक्षर करता है दोस्तों? तो वित्त सचिव करते हैं। कौन करते हैं? वित्त सचिव जो करते हैं 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर। लेकिन 1 रुपये से जो दूसरा है, जैसे 5 रुपया है, 10 रुपया है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 500 रुपया है, उस पर कौन करता है? तो दोस्तों बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। भारतीय राज्य रिजर्व बैंक के गवर्नर का इस पे सिग्नेचर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सवाल नंबर आपका 20 नंबर कि काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ की गई थी? बताइए। काम के बदले अनाज योजना, है ना, ये चलाया गया था ना काम के बदले अनाज योजना। तो ये कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि काल में प्रारंभ की गई थी? 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काम के बदले जो अनाज योजना हुआ था, ये हुआ था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था, ये था 1974 से लेकर के 1979 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21 नंबर कि आग बुझाने वाली गैस है। देखिए, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग जो बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आग जहां भी लगा होता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड देना चाहिए उसमें। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा आपका 21 का कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर की ऊष्मा का उत्तम संचालक क्या है? देखिए, ऊष्मा के उत्तम संचालक पूछ रहा है, क्या होगा? तो ऑप्शन एल्युमिनियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, सिल्वर देखिए आपको सबसे सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, है ना। ऊष्मा तो सब में संचरित कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा संचालक जो होगा वो सिल्वर होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग में कौन आता है? सर्वग्राही, देखिए सर्वग्राही किसको कहते हैं दोस्तों? यानी सभी से ग्रहण कर सकता है। सबसे ग्रहण कौन करेगा भैया? तो सबसे ग्रहण करेगा जो सबसे बरियार होगा, है ना। तो सबसे बरियार कौन है? ए और बी, यहाँ दुद्दू को बैठल है तो बरियारन होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ऐसे इसका आपको लाना पड़ेगा ब्लड, तभी इस पे चढ़ पाएगा आपका। ठीक है, सर्वग्राही रुधिर ए बी अगर नहीं है, अगर दूसरा है तो फिर हो पाएगा। इसका आंसर सर्वग्राही में कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। सूखा बर्फ क्या है दोस्तों, ये बताइएगा। सूखा बर्फ किसको कहते हैं? सूखा बर्फ कहते हैं आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर 24 का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बताइए, क्या आपने हड्डी गिना है अपने शरीर का? तो मानव शरीर में दोस्तों 206 हड्डी होती है। ठीक है, 206 हड्डियां होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? सबसे बड़ी होती है जांघ की हड्डी, जिसको कहते हैं फीमर, है ना। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको रहने दीजिए। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? कान की हड्डी, जिसको कहते हैं स्टेप्स। अगला प्रश्न है कि मलेरिया प्रभावित करता है। देखिए, जो मलेरिया होता है ना, ये प्रोटोजोआ से प्रसारित होता है, और इससे प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो होता है तिल्ली। और इस रोग के बचाव मच्छर मादा एनाफिलीज होती है। इस रोग का मुख्य लक्षण जो है वो ठंड के साथ बुखार का आना है, यानी कि जब भी आएगा तो खूब ठंडा लगेगा। ठीक ना,
चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर की पायरिया बीमारी है। पायरिया जो है दोस्तों ये क्या है, बीमारी है। और पायरिया कहाँ पे होता है, तो मसूड़ों में होता है, मुंह में होता है कि नहीं। आंसर हो जाएगा आपका मसूड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये मसूड़ों की बीमारी है, 27 हो जाएगा पायरिया। पायरिया जब हो जाएगा ना तो मसूड़ों से हमेशा ब्लड निकलते रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। देखिए एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 36.8, और यहाँ पर आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखिए ब्लड जो होता है ना, किसी किसी का ब्लड कहीं पर अगर कट लग गया तो खून बह रहा है, बंद हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि विटामिन के की उसको कमी है। आंसर हो जाएगा विटामिन के, है ना, विटामिन के हो जाएगा। अगर इस प्रकार का किसी के पास है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, ठीक ना, या ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 30 नंबर। कह रहा है कि कौन सा ग्लैंड्स आंसू बनाता है ना, कौन सा ग्लैंड्स है जो आंसू बनाता है, तो वो हो जाएगा आपको क्या होगा 30 का। आंसू कौन बनाता है, तो लेक्राइमल ग्लैंड्स हो जाएगा। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड्स हो जाएगा, ये आंसू बनाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि मछली किस माध्यम से श्वास लेती है ना। मछली को देखे हैं श्वास लेते हुए, सांस लेते हुए, क्योंकि सांस तो सब कोई लेता है, लेकिन मछली कैसे लेती है, तो मछली जो लेती है अपने गलफड़े यानी कि गिल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 32 नंबर है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील जो मिश्रण होता है दोस्तों वो किसका मिश्रण होता है, 32 का आंसर क्या होगा, इस्पात और क्रोमियम का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। अमलगम में एक धातु हमेशा होता है वह कौन सी है, बताइए। अमलगम में एक धातु हमेशा होती है वह कौन सी है, तांबा, पारा, चांदी, सोना, तो आंसर हो जाएगा आपका पारा, है ना। पारा जो होता है ये अमलगम में होता है, और यह कौन सी है वो, तो ये है आपका पारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 प्रश्न कह रहा है कि किसमें कार्बन मिलता है ना, तो कार्बन किसमें मिलता है, कार्बन लिग्नाइट, लोहा, चांदी, टीन, किसमें मिलता है। 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है इसमें कार्बन मिलता है, बाकी सभी में कार्बन नहीं मिलता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज किसने की थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन महोदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर की कौन सा प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अपना भोजन तो हम भी बनाते हैं भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सवाल हो जाएगा कि जो प्राणी है अपना भोजन वो खुद बनाता है। अगला प्रश्न है कि जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू कमरे में चारों ओर फैली होती है, इसका क्या कारण है ना। हम एक जगह जलाते हैं और चारों कोने में आपको अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है वो है गैसीय विसरण, है ना। गैसीय डिफ्यूजन की वजह से ये सारे दिशाओं में फैल जाती है। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजरती है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे होकर नहीं गुजरेगा। ध्वनि जो है पानी, ठोस, द्रव्य, गैस सब में गुजरेगा। हाँ ये है कि किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा। किस में नहीं गुजरता है तो वो हो जाएगा वैक्यूम, है ना। वैक्यूम में आपको ध्वनि नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर कि क्वांटम सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था।
क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, ये मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि कैथोड किरणें क्या है। देखिए कैथोड किरणें क्या है दोस्तों, ये है आपका इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरणें में क्या आता है, तो ये कैथोड किरणें एक ऋणात्मक होता है और ये आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो, देखिए करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था आपको महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। देखिए भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को, जिसमें गांधी जी ने ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस के पास करवाया, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरी युद्ध कब हुआ था। 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और एक हुआ था 1763 में हुआ था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है दूसरी लड़ाई हुआ होगा कब, तो 1556 में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका हो गया 1500। पानीपत में देखिए 3 युद्ध हुआ है ना, 1526, 1556, एक हुआ था 1761। ये तीनों युद्ध है, आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43 कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म जो चलाया गया था, ये चलाया गया था किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में। कब चला था, 1500 कहाँ भैया कलमा कहीं चला जी, 18 नहीं 1582 में चला था, आपको गृह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर की सीमांत गांधी का नाम क्या था। सीमांत गांधी का नाम था आपको खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 44 का आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 45 नंबर कह रहा है कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित है। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित है, तो टीपू सुल्तान जो था दोस्तों, ये था आपको कर्नाटक से संबंधित। और कर्नाटक में कौन सा शहर है, तो यहाँ मैसूर है ना, मैसूर से संबंधित है आपको टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है कि प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए प्लासी की लड़ाई कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपको 1757 में, है ना। प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में हुआ था। और ये कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शुरुआत जब इसकी हुई थी तभी हुई थी आपको 7 अगस्त 1942 को। और 42 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी वो बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी, है ना। और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। इस आंदोलन में ही गांधी जी को और बड़े बड़े जितने नेता थे सभी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। और इसी समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। अगला है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की। देखिए चालुक्य वंश की बात कर रहा है दोस्तों, तो 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्यों का आधिपत्य था, है ना। तो चालुक्य, ठीक है, याद रखना है, वातापी के चालुक्य। अब चालुक्य कहाँ गया भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो चालुक्य वंश की स्थापना हो जाएगा यहाँ पर हरिहर नहीं, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था, है ना। पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर की इतिहासकार
जद्दूनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? 49 का आंसर हो जाएगा। मसीर ए आलमगीरी को कहा है। ठीक है, मसर ए आलमगीरी को कहा है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर की जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? आप लोग सभी लोग आ जाइए जल्दी से और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग एक बार, है ना। एक बार चैनल पर नए हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। 9 बजे से आपकी डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है। कह रहा है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, है ना। जैन धर्म की तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो थे आपको ऋषभ देव, है ना। ऋषभ देव ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं एवं प्रवर्तक, और पहले तीर्थंकर के रूप में इनको जाना जाता है। जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, है ना। और लास्ट में कौन थे? तो भगवान महावीर थे, जिनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? देखिए, कलिंग पर आक्रमण की बात कर रहा है तो अशोक जो थे इन्होंने 273 में अपने राजगद्दी पर बैठा था, है ना। अपने राजगद्दी पर बैठा था 273 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, ईस्वी पूर्व में। और इन्होंने दोस्तों 261 ईस्वी में, है ना, 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। और यही कलिंग पर आक्रमण होने से दोस्तों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे आहत होकर के इन्होंने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल त्याग लिया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, 1857 ईस्वी के समय कह रहा है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, इसी के समय में ही 1857 ईस्वी का महत्वपूर्ण विद्रोह भी हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारत में तो ऐसे हिंदी माध्यम से ही ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा लोग अंग्रेज बनते जा रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज के चक्कर में हम लोग भी अंग्रेज बनते जा रहे हैं। ऐसे हमारी जो मातृभाषा है इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा अंग्रेजी और अंग्रेजी से अंग्रेजी ही हो जाते हैं। ठीक है, 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर हो जाएगा मैकाले, है ना। आंसर हो जाएगा मैकाले हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर महात्मा गांधी ने कहां से प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये सबको पता है, वो था आपको चंपारण। और चंपारण में आए थे दोस्तों, आपको कब आए थे? 1917 में आए थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, है ना। 1916 में दोस्तों साबरमती की स्थापना किए थे अहमदाबाद में, ये ध्यान रखना है। ये भी पूछता है कि साबरमती की स्थापना किसने किया? गांधी जी ने किया। कब किया? 16 में किया। और इन्होंने 1 अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ प्रथम सफल सत्याग्रह की शुरुआत किए थे 1917 में। अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? निर्माण किसके काल में हुआ था? देखिए, कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपको उड़ीसा राज्य में, है ना। कोणार्क जो मंदिर है ये सूर्य मंदिर है और ये भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में ये प्रतिष्ठित है। और वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मंत्र दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो हुआ था नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, इसका आंसर क्या हो गया? अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। देखिए, वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपको कहाँ? मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के रायपुर में हुआ था। कहाँ गया? रायपुर जिले के चंपारण्य, हाँ ना, चंपारण्य नामक स्थान पर हुआ था आपको। ठीक है, वन चंपारण्य जो है ना, ये एक जंगल टाइप का वन है, उसी में इनका जन्म हुआ था वल्लभाचार्य का।
अगला प्रश्न है कि सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। देखिए सिखों में 10 गुरु टोटल हुए और 10 गुरु में वो कह रहे हैं कि वो कौन से गुरु थे जो अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले गुरु कौन थे भैया? तो अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले जो गुरु थे वो थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। देखिए गुप्त काल का कह रहा है सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद कौन था, तो वो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये गुप्त काल के ही थे, जो दोस्तों गणितज्ञ और खगोलविद के मतलब ये विद्वान थे आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 59 नंबर की, अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अकबर ने धर्म चलाया था दोस्तों दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म चलाया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। कुछ देर पहले ही बताए थे। और ये कब चलाया था? तो 1582। ये ईस्वी भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। 1582 में चलाया गया था। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम का कोई अभी अपडेट नहीं है ना, एग्जाम का अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन न लेना है, आराम से तैयारी करते रहना है ना। और ये 13 तारीख को तो डेट दिया था, लेकिन नया डेट अभी नहीं आया है, इसी वजह से आप लोग को नहीं बताया जा रहा है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, ये बताइएगा। शिवाजी का जन्म हुआ था आपका शिवनेर में हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 1627 में हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का जी का नाम था शाहजी भोसले और इनके माता का नाम था जीजाबाई। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर की, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में ना सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है, ये आपको बताना है। ये अधिकार किसको दिया गया है दोस्तों? तो आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है ना। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में रीट दायर किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय में करना है तो अनुच्छेद 32 के तहत, और अगर आपको उच्च न्यायालय में करना है तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट दायर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बताइए दोस्तों मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो मौलिक है, समानता का अधिकार भी मौलिक है, विचार व्यक्ति का अधिकार ये है, सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, ये क्या मौलिक अधिकार है? नहीं, ये नीति निर्देशक तत्व में बातें लिखी गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन लिखा गया है, ये नीति निर्देशक तत्व में है, ये मौलिक अधिकार नहीं है ना, ये याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। समानता का जो अधिकार है 14 से 18 में है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मौलिक अधिकार है, अवसर की समानता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हड़ताल करने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर कि 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है। बताइए 1 अप्रैल 2010 को, 64 का क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को भारतीयों को प्रदान किया गया है। कौन सा अधिकार दिया गया है? 64 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना। शिक्षा का अधिकार जिसमें 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बताइए गारंटी प्राप्त कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा है ना, आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66 नंबर की, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है ना। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 के क में है
और भाग 4 के क में है, ठीक ना। भाग एकदम चरचराल है आपका, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा आपका सी नंबर कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कितना है भैया, तो आंसर हो जाएगा 67 नंबर। प्रश्न कह रहा है किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। देखिए मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है दोस्तों, ये जोड़ा गया है आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और कह रहा है किसकी अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर, है ना। तो 67 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर ही 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 के ए और भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले जोड़ा गया था इसमें 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर की, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। देखिए नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को। 68 का हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका कि मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है ना। तो मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की वर्णन किया गया है, वो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 70 नंबर की, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए मूल कर्तव्य जो है ना 51 के ए में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 का बी नंबर आपका। ठीक है, और भाग कहे तो भाग 4 के क में है। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और चयन कीजिए जो सही नहीं है। जो सही नहीं है भाई वो आपको बताना है ना। तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है, तो 71 का बी हमको गड़बड़ लग रहा है। कह रहा है कि यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर के दक्षिण में अटलांटिक में फैला हुआ है, ठीक है ना। और इसमें और ऑप्शन दिया गया सर्वाधिक खारा महासागर है, सर्वाधिक खारा भी नहीं है। आंसर क्या होगा इसका 71 का, 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको आंसर नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है, यही वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 नंबर की, सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो बनाया गया है, ये बनाया गया है दोस्तों किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। और इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो इससे राज्य लाभान्वित होने वाले एक तो गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा और राजस्थान भी इससे लाभान्वित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 73 की, वान सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना, देखिए बाण सागर परियोजना जो है ये दोस्तों ये सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर है बाण सागर, सोन नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की ये संयुक्त परियोजना है ना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर, और देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई साहब आप लाइक तो कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारा नंबर है 7857824310। अभी आपको फ़ी देखिए थोड़ा सा आपको कम कर दिया गया है ना। जिसको PDF लेना है फटाफट आप ले लीजिए, एग्ज़ाम का डेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं लग रहा है कि 13 तारीख को एग्ज़ाम हो पाएगा। अभी कुछ लेटर ऐसा नहीं आया है, BPSC का साइट भी आप लोग चेक करते रहिएगा, वैसा कुछ आएगा तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, जहाँ से आप चलिए इसको मैं आपको 299 कर देते हैं। ठीक है, पहले 399 चार्ज था आपका ना, मात्र 299 कर देते हैं। आप लोग इसमें से ले लीजिएगा जितना जल्दी हो सके, मात्र 299। ठीक है, कुछ नहीं है, ओनली 299 में आपको जितना अभी 32 टेस्ट हुआ है ये 3200 मिल जाएगा,
उसके अलावे भी आपको जितना भी यूनिट वाइज आपका है 8 यूनिट का वो भी मिल जाएगा। लगभग अभी आपको 70-80 PDF मिल जाएगा आपको। आप इसको निकलवा भी सकते हैं, निकलवा के आराम से आप रिवीजन करके आप पढ़ सकते हैं। इसका वीडियो भी मिल जाएगा पीछे वाला जितना टेस्ट हो गया है। बताइए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए अंकलेश्वर जो है ये पड़ता है आपको गुजरात में। कहाँ है अंकलेश्वर? ये है आपको गुजरात में, और ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका तेल क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। चलिए अंकलेश्वर क्षेत्र का जो पता चला था दोस्तों, ये आपको 1958 ईस्वी में इसका पता लगाया गया था, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। और आज का देखिए लास्ट प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है दोस्तों मालंज, खड, कोयला, कोरबा, हीरा, पन्ना, तांबा अयस्क, कोडरमा अब्रक। देखिए ये साइड दिया गया है आपको खान, है ना, ये साइड खान है और ये साइड दिया गया है आपको अयस्क। बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों? कोयला, यहाँ पर कौन सा सही होगा ये जल्दी से बताइएगा। देखिए मालंज खड़ जो है दोस्तों ये तांबा अयस्क के लिए जाना जाता है। कोरबा जो है आपका ये कोयला के लिए जाना जाता है। पन्ना जो है ये हीरा हो जाएगा, हीरा पन्ना। कोडरमा जो है ये अब्रक हो जाएगा। पन्ना तो सबको पता है ना, पन्ना हीरा पन्ना हो जाएगा, और कोडरमा भी सबको पता है ये अब्रक हो जाएगा। तो सी का 2 और डी का 4, सी का 2 और डी का 4 देखिए आपको यहीं से पता चल गया, सी का 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाने के लिए भी आपको दे देगा। ये रहा आज का टेस्ट, ये आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और डेली अभी टेस्ट चल रही है, टोटल अभी 32 टेस्ट हुई है। जहाँ पर देखिए जो फ़ी था आपको 399 वाला, है ना, इसको माइनस कर दिया गया है, मात्र 299 कर दिया गया है, 100 रुपीज़ घटा दिया गया है। आप इसमें जितना जल्दी हो सके, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइएगा। ये नंबर आपको दिया गया है, फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप इसमें जुड़ जाइएगा। अरे भाई साहब कहाँ चल गए जी? हाँ ना, तो ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, और पीछे जितना टेस्ट हुआ है वो सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से ग्रुप में भेज दूंगा सारी PDF। किन्हीं को अगर डिलीट वगैरह हो गया होगा तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना है। और फ़ी जो है अभी मात्र 299 ये घटा दिया गया है कुछ दिन के लिए ऑफ़र में, तो आप इसको जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिएगा, है ना। ओनली 299, ये 399 से 299 कर दिया गया है। इस नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर, फिर आपको जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।